नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डीके में। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीटेट एग्जाम 2023 के लिए हिंदी भाषा संबंधित 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस है। दोस्तों, प्रश्न आपके लिए काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आने वाली आपकी जो यूपीटेट एग्जाम 2023 रहेगी उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इन 30 प्रश्नों की। और यदि आप क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो आप आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी और उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जाकर के आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। एड फ्री नोट्स के साथ, PDF के साथ में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला जो होता है क्या कहलाता है। एक शब्द का प्रश्न है, एक वाक्य वाला प्रश्न है, जिसमें हमें एक वाक्य का उत्तर एक शब्द में देना होता है। सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक या फिर सर्वज्ञ। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला जो होता है उसे हम कह सकते हैं यहां पर सार्वभौमिक, और इसके लिए हमारा विकल्प नंबर 1 जो होगा वो इसमें सही रहेगा। आगे देखिए, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। तो यहां पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पहला गिरमिटिया उपन्यास जो है ये विशेषकर यहां पर केंद्रित होगा ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी पर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा। और यदि हम बात करें इस उपन्यास की, तो ये जो पहला गिरमिटिया उपन्यास जो है ये गिरिराज किशोर के द्वारा रचित एक उपन्यास है जो कि महात्मा गांधी पर केंद्रित है। अगला प्रश्न आता है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती है। तो महाप्राण ध्वनियां हम पहले तो किन्हें कहते हैं ये हमें समझना चाहिए। तो देखिए, हमारे जो वर्णमाला हैं तो उनमें कुछ व्यंजन हैं, कुछ स्वर हैं। तो यहां पर बात हमारी व्यंजन वर्ग की इसमें की गई है। अब देखिए, व्यंजन वर्ग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट देने का प्रयास करूंगा। जिसे का, खा, गा, गा, इस प्रकार से हमारे गा तक यहाँ पर ये रहते हैं। फिर इसी प्रकार से अगला वर्ण हमारा जो होता है चा वर्ग होता है, और इसी प्रकार टा वर्ग होता है जो टा, ठा, डा, डा, ना इस प्रकार से होता है। तो चा, छा, है ना, मैं थोड़ा सा लिखने का प्रयास करूंगा। चा, छा, ज, झ और इया, है ना। और इसी प्रकार से टा हुआ, ठा हुआ, ड हुआ, ढा हुआ और णा हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ व्यंजन वर्ग हैं जो कि 25 होते हैं। तो मैं और आगे यहाँ पर भी यदि लिखता हूँ त, थ, द, ध, न, तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो ये वर्ग हमारे आगे बढ़ते जाएंगे। अब यदि हम यहाँ पर इनमें देखें तो यहाँ पर क, ख, ग और ये घ। तो अब देखिए, इनको यहाँ पर इस प्रकार लिखा है मैंने ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि हो सकता है कि जो कुछ नए, जिनके लिए प्रश्न नया हो, जो जानते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, पर जो नहीं जानते हैं तो महाप्राण ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा हमें ज्यादा वायु जो है उनका जोर लगता है, ज्यादा वायु जो है वो निकलती है हमारे मुंह के द्वारा। तो वो ध्वनियां हमारी जो होती है महाप्राण ध्वनियां होती है। अब देखिए, हम यदि का वर्ग को बोलेंगे, इसका वर्ग वाली लाइन को बोलते हैं तो हम क बोलेंगे और फिर हम ख बोलेंगे। तो ख में जब हम उच्चारित करते हैं ख को, तो ज्यादा वायु यानी कि जो वायु है वो हमारे मुंह के द्वारा बाहर फेंकी जाती है। तो इस प्रकार से ऐसी ध्वनियां जो होती है ये हमारी महाप्राण ध्वनियां होती है ना। प्राण का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी प्राणवायु क्या है, ऑक्सीजन है, वायु है। तो उसी प्रकार से ज्यादा महा मतलब कि ज्यादा वायु जब हमारे मुंह के द्वारा फेंकी जाती है तो वो हमारे खा में और हमारे जो घ होगा उसमें। इसी प्रकार से चा वर्ग की बात करें तो इसमें छ में और झ में ऐसा होगा। इसी प्रकार से हम देखें टा वर्ग में तो ठा में और ढ में ऐसा उच्चारण होगा, है ना। तो ये हमारा पहला वर्ण हुआ, ये हमारा दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला, तीसरा जो है ये हमारे अल्प प्राण वाले वर्ग होते हैं, अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं। और दूसरी और चौथी जो होती है वो हमारी महाप्राण होती है। तो यहां पर यदि हम देखें तो दूसरा और चौथे नंबर की जो ध्वनियां हैं वो हमारी महाप्राण ध्वनियां होंगी। तो उत्तर हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा, दूसरा और चौथा, ये हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे देखें। अगला
जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ क्या है? तो जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ होगा अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय या फिर है अतुल्य। तो नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो मापा ना जा सके इससे हम कहते हैं इसका सही अर्थ होगा अपरिमेय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो यहाँ पर दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका का प्रश्न है चित्रा मुग्दल, प्रभा खेतान है, ममता कालिया है और नासिरा शर्मा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दुखम सुखम उपन्यास की जो लेखिका है वो है ममता कालिया। ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पर इनका उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर ममता कालिया जो हैं इन्होंने कुछ और भी यहाँ पर कहानी वगैरह लिखी है। तो यदि हम इनकी बात करें तो जैसे नरक दर नरक है, प्रेम कहानी है, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, अंधेरे आदि जो कुछ है इनके कुछ और भी उपन्यास हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर आर्द्र का विलोम क्या है? आर्द्र का विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर है नम, शुष्क, गीला या फिर लचीला। तो विलोम शब्द देखना है और आर्द्र जो होता है उसका विलोम शब्द यहाँ पर हो जाता है शुष्क। आर्द्र मतलब थोड़ा सा नमी युक्त या गीला हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका विलोम होगा शुष्क। आगे देखिए, निम्न में से किसको अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो यहाँ पर है अभ्रंश का वाल्मीकि सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्वयंभू को, और ऑप्शन नंबर जो सी होगा यही हमारा इसमें उत्तर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। स्वप्न का विलोम क्या होगा? तो स्वप्न का विलोम शब्द यहाँ पर दिवा स्वप्न, खुमारी, निद्रा या फिर जागरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्वप्न का विलोम शब्द होगा हमारे लिए जागरण, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि स्वप्न देखिए जब हम नींद में रहते हैं मतलब सोए हुए रहते हैं तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है जागरण। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर हमारा कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा? जटिल, रूढ़, ऋजु या फिर वक्र। तो देखिए यहां पर हम देखें तो कुटिल का विलोम शब्द यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋजु, जो कि होगा ऑप्शन थर्ड सी वाला। अब देखिए कुटिल का मतलब क्या होता है? तो कुटिल के यदि हम अर्थ की बात करें तो कुटिल का जो अर्थ होता है वो होता है घुमावदार, टेढ़ा मेढ़ा या फिर हम कह सकते हैं चालबाज। किसी प्रकार के इसके अनेक अर्थ बन जाते हैं कुटिल के। और ऋजु यहाँ पर जो है जिसका अर्थ बन जाता है एक सीधा या फिर होगा सरल। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देखना है। तो कुटिल का विलोम यहाँ पर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी ऋजु। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होगी? तो भाषा शब्द की सार्थक लघुत्तम इकाई की यदि हम बात करें तो यहाँ पर शब्द है, पद है, ध्वनि है, वाक्य है। तो उत्तर बन जाता है यहाँ पर शब्द, क्योंकि हमसे सार्थक की इसमें बात की गई है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि भी होती है, पर यहाँ पर चूंकि सार्थक नहीं हो सकती है तो यहाँ पर सार्थक पूछा है। तो उत्तर बन जाता है ऑप्शन नंबर एक हमारा शब्द। आगे चलते हैं, अन्य मनस्क शब्द का क्या आशय है? तो यहाँ पर है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो या फिर जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आता है उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन योग, उद धन योग या फिर उध धन योग या फिर उत धन उपयोग। तो यहां पर हम कह सकते हैं उद्योग शब्द का संधि विच्छेद जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें है उत धन योग, क्योंकि यहां पर उत धन योग बनेगा उद्योग। आगे चलते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक हैं, मुंशी अयंगर हैं, बाल गंगाधर खेरे, काका साहब कालेकर हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर खेर जो कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में थे। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या फिर है रोला। तो बात वार्णिक छंद की गई है और वार्णिक छंद वो छंद होते हैं जहां पर उन वर्णों को गिन करके उनकी गिनती की जाती है। तो यहां पर वर्ण और मात्राएं, किसी छंद के अंदर मात्राएं गिनी जाती, किसी में वर्ण गिने जाते हैं। तो जहां मात्राएं गिनी जाती है वो मात्रिक छंद कहलाता है, जिसमें वर्ण गिने जाते हैं तो वहां पर है वार्णिक छंद। तो इसमें
सवैया जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये होगा हमारा वर्णिक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, तो अर्ध स्वर कौन सा होगा? यहाँ पर या, मा, रा या फिर ला। तो उत्तर बन जाता है जिन शब्दों ध्वनियों के उच्चारण में अवयव में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता या श्वास वायु जो होती है थोड़ी सी अनअवरोधित होती है, उन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। और इसमें या और वा जो हैं ये हमारे अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है केवल या, और कभी विकल्प में वा भी होता है तो ये भी हमारा उसी में आ जाता है। तो फर्स्ट विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। तो यहां पर देखें तो आदरणीय जो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसमें निय प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग नहीं है, तो यही हमारा उत्तर होगा। बाकी तीनों में हम देखें तो इन सभी में आ जो है वो इसमें उपसर्ग के रूप में यहां पर लगा हुआ है तीनों में। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? यहाँ पर है रामानंद, कबीर, मतीराम या फिर है पद्माकर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता के रूप में जो है वो इसमें रहेंगे ऑप्शन नंबर फोर्थ डी, जो कि होगा पद्माकर। यहाँ पर उत्तर होगा। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? एक संधि है, उपसर्ग है, अवयव है, अनवयव है या फिर अवयव है। तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये यहाँ पर हमारे लिए एक अवयव होगा और डी विकल्प जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है। तो जो ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो उसे हम क्या कहेंगे? समशीत, समउष्ण या फिर उष्ण कटिबंध या फिर समशीतोष्ण। तो ये कहलाएगा समशीतोष्ण, है ना। अब देखिए, सम का मतलब होता है समान और शीत का मतलब होता है ठंडा और उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो जो समान रूप से ठंडा और गर्म है, मतलब कि ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, वही हमारा समशीतोष्ण होगा ऑप्शन डी के साथ में। चंद्रिका का पर्याय क्या होगा? चंद्रहास, रजत, कौमुदी या फिर स्वर्ण किरण है। तो यहां पर हम कह सकते हैं चंद्रिका का पर्याय जो होगा वो हमारे लिए होगा कौमुदी, ऑप्शन सी। और इसके और भी पर्यायवाची होते हैं चंद्रिका का, कौमुदी, चांदनी, ज्योत्सना आदि भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। यहां पर यदि देखें देशज शब्द का प्रत्यय का उदाहरण, तो इसमें उच्चतर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। उच्चतर में तत्सम प्रत्यय तर है, ऑप्शन सी। चलिए, आंसू शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर डी है? इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आंसू शब्द जो होगा वो यहां पर एक तद्भव शब्द होगा, बी विकल्प के साथ में इसका उत्तर बनेगा। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचित है, ये किसके द्वारा रचित है? मतलब इसके रचनाकार कौन है? रसखान है, रहीम है, नंददास द्वारा है, मीराबाई के द्वारा है। तो यहां पर उत्तर बन जाता है प्रेम वाटिका जो है ये नामक ग्रंथ रसखान के द्वारा रचित है और इसके लिए विकल्प एक जो होगा वो हमारा इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस, तात्पर्य क्या है? 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, मतलब कि 9 दिन चले 2.5 कोस, यहां पर जो लोकोक्ति होगी वो सिद्ध होगी। निष्फल ना होने वाला कहलाता है निश्चित, सही, सटीक या फिर अमोघ। तो यहां पर निष्फल ना होने वाला वो कहलाता है अमोघ, ऑप्शन नंबर डी। मतलब निष्फल ना होने वाला तो मतलब कि ये सफल होने वाला ही होगा। देवनागरी लिपि का विकास जो है ये माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का विकास जो है किससे माना जाता है? देववाणी, खरोष्टी, ब्राह्मी या फिर है सिंधु लिपि से। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका जो विकास है माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। चलिए, भावभूति का मूल नाम क्या था? तो भावभूति का मूल नाम श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। तो यहां पर हम उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा श्रीकंठ। चलिए, भई गति सांप, छछुंदर, केरी, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? सांप और छछुंदर जैसा होना, सांप और छछुंदर का जैसा होना या फिर है दुविधा में पड़ जाना या छछुंदर का सांप हो जाना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न के लिए
भय गति सांप छछूंदर केरी का मतलब हो जाता है दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को बीजोपन काल नाम देने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य भागीरथ मिश्र हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प नंबर सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा? आसक्त का विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति या फिर है विभक्त। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आसक्त का विलोम हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विरक्त, ये हमारा उत्तर होगा। अब कहीं पर हम विरक्त भी कह सकते हैं, मान लीजिए विरक्त विकल्प में ना हो तो हम आसक्त का अनासक्त भी कह सकते हैं, क्योंकि आसक्त का विलोम अनासक्त भी हो जाता है और साथ ही साथ विरक्त भी हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आज के हमारे जो हिंदी भाषा संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।